everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 15th December 2025 and we are going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल हम देखने वाले हैं दैट इज विद रिगार्ड टू हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ये 3 टूर विजिट करने वाले हैं, 3 नेशन टूर करेंगे. सो विच आर द नेशंस दैट ही इज गोइंग टू बी टूरिंग. जैसे हमने देखा था इसी साल पहले ही हैड अ 5 नेशन टूर. सो दिस टाइम ही इज गोइंग फॉर 3 नेशन टूर. लेट अस सी विच आर द प्लेसेस. सो फर्स्ट वी हैव जॉर्डन, देन इथोपिया एंड फिर ओमान. ठीक है. नाउ व्हाई इज ही गोइंग फॉर दीज नेशन टूर्स. क्यों करना चाहते हैं, क्यों घूमना चाहते हैं? ये घूमने के बहाने नहीं, बट टू इंक्रीज आवर टाइज विद कंट्रीज इन द वेस्ट एशिया एंड विद रिगार्ड टू अफ्रीका. तो हमारे जो एज ओल्ड सिविलाइजेशन लिंक्स हैं, हमारे अभी के जो कंटेम्प्रेरी रिलेशंस हैं, इनको वो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं. फर्दर हम देखते हैं we have been considering these 3 countries as our long standing partners. यानी we want to deepen our ties with these 3 countries. तो अभी देखते हैं a little detail as to each about these 3 countries because we can expect questions coming from them. So let's start with understanding. Firstly, पहला जो कंट्री जाएंगे वो है जॉर्डन, राइट. तो जॉर्डन कहाँ पे है आप देखते हो, इट इज़ अ नेबर ऑफ इजराइल, राइट. तो बाकी के नेबर्स भी देखते हैं हम. सो वी हैव इजराइल, राइट. देन वी सी कि यहाँ पे दिस इज सऊदी अरेबिया, राइट. इसके बाद वी ऑल्सो सी इराक एंड वी ऑल्सो हैव सीरिया. तो वापस से विच आर द कंट्रीज बॉर्डरिंग जॉर्डन? इजराइल, Saudi Arabia, Iraq and we have Syria. ठीक है. So we see कि यहाँ पे जो जॉर्डन है of course has been in the news with regard to Israel जो हमास conflict है. So Jordan also behave like a mediator during this time. So Jordan के साथ हमारे relations अभी strengthen करेंगे. So that is the first stop, that is with regard to the Hashemite kingdom of Jordan. और ये 75th year of India Jordan relations भी establish हो रहा है. Now where is the capital of Jordan? The capital is Amman. ठीक है. एंड यहाँ पे कौन से लोगों के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे? वी विल सी किंग अब्दुल्ला II इब्न अल हुसैन. प्राइम मिनिस्टर का नाम है जफर हसन एंड क्राउन प्रिंस जो है वो है हल अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II. ठीक है. सो दीज आर सम नेम्स जो आपको याद रखना है. फर्दर हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो इंटरैक्ट विद द इंडियन कम्युनिटी. जो इंडियन डायस्पोरा है हमारी जॉर्डन में, उनके साथ भी ये कनेक्ट करेंगे. लेट्स नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जॉर्डन जो है इसको कौन सी जो रिवर है या सी है लगती है. सो देर इज अ सी दैट कनेक्ट्स. ओके, नाउ व्हाट इज दिस सी दैट यू हैव टू टेल मी विद रिगार्ड टू जॉर्डन को बॉर्डरिंग करने वाली जो सी का नाम आपको बताना है. वो इजिप्ट को भी बॉर्डर करती है. सो दिस इज अ क्लू फॉर यू. ओके, लेट्स सी द सेकंड वन. सेकंड जो है वो है इथोपिया. ना, इथोपिया हैज बीन इन द न्यूज़ बिकॉज रिसेंटली हमने क्या देखा था यहाँ पे, वी हैड सीन अ वोल्केनो दैट इरप्टेड इन इथोपिया, जिसके साइड इफेक्ट्स इंडिया को भी भुगतने पड़े. बिकॉज जो इथोपिया आउटब्रेक हुआ, वोल्केनो आउटब्रेक हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं जेट स्ट्रीम्स के मदद से, वेस्टर्लीज विंड्स के वजह से दिस अफेक्टेड कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट with regard to India as well as बाद में चाइना. तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि इस वोल्केनो का नाम क्या है. ओके, मैंने 2 या 3 वीडियोस में ये बताया है कि ये एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था इथोपिया में. तो आपको इथोपिया वाले जो वोल्केनो का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. आर्टिकल ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इथोपिया, सेकंड जो नेशन है वो इथोपिया विजिट करेंगे. एंड वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है अबी अहमद अली. ठीक है. तो यहाँ पे हम देखते हैं इनका कैपिटल क्या है. द कैपिटल का नाम है अदीस अबाबा. और याद रखना ये पहला ऐसा विजिट है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इथोपिया जा रहे हैं, फर्स्ट एवर विजिट दैट वी सी. तो अदीस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ Ethiopia and it is also the headquarters of an important international organization जिसका नाम है African Union. Okay, now remember African Union is now a part of G20.
ठीक है। इनफैक्ट पहले तो नहीं था G20 का पार्ट, बट इंडिया जब प्रेसिडेंट बना इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग का, ओके, कब बना 2023, इंडिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ग्रुपिंग, तो तभी उन्होंने एडमिट किया अफ्रीकन यूनियन को। तो एक्चुअल में इन रियलिटी इट शुड बी कॉल्ड एज G21, राइट, बट अभी भी नेम चेंज नहीं हुआ है, वी स्टिल कॉल इट G20। ओके, सो G20 फर्स्ट वाली जो ग्रुपिंग है दैट इज अफ्रीकन यूनियन। इनफैक्ट इवन इन रियलिटी 20 कंट्रीज नहीं है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन के ही हम देखते हैं 27 कंट्रीज हैं, राइट, अफ्रीकन यूनियन के अलग 50 कंट्रीज हैं। सो दैट इज वेयर वी सी दैट G20 इज नॉट रियली 20 कंट्रीज का ग्रुप। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि अदीस अबाबा इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर्स ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने टाइज अफ्रीकन यूनियन के साथ भी बढ़ाना चाहते हैं। फर्दर वी सी दैट व्हाट आर वी गोइंग टू एड्रेस, वी गोइंग टू हैव इंडियाज डेमोक्रेटिक जर्नी, वो स्ट्रेंथन करेगा, इंडिया इथियोपिया रिलेशंस फर्दर स्ट्रेंथन करेगा, एंड वी ऑल्सो लुकिंग एट ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, साउथ साउथ, बिकॉज दोनों कंट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट द साउथ साउथ कोऑपरेशन, राइट। एंड लेट्स प्रोसीड। ओके, इथियोपिया का भी हम बॉर्डरिंग कंट्रीज देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा इथियोपिया है, अदीस अबाबा इसका कैपिटल है। सो यू हैव साउथ सुडान, यू हैव कीनिया, यू हैव सोमालिया, ओके। इसके बाद हम देखते हैं सोमालीलैंड है, ठीक है, सोमालीलैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, ओके, ऑल्दो दिस इज अ डिस्प्यूटेड, तो सोमालिया भी याद रखना बस। फिर जिबूती है, एरिट्रिया है, ठीक है, एरिट्रिया एज वेल एज सुडान। सो बहुत कंट्रीज यहाँ पे बॉर्डर करते हैं विद रिगार्ड टू इथियोपिया, दैट सुडान, साउथ सुडान, कीनिया, सोमालिया, Djibouti and Eritrea. Okay, this is a disputed land, but we'll consider it part of Somalia itself, right? Let's now proceed to the next one, which is Oman. Oman जा रहे हैं. This is the third and the final leg. And यहाँ पे we also see Oman has been the news because India साइन करना चाहती है with regard to the strong partnership agreements. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि this is the 70 year of India-Oman relations. The capital of Oman is in Muscat. और यहाँ पे जो सुल्तान है ओमान के, उनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर बातचीत करेंगे. So this is going to strengthen our ties with the country. Now let us see which are the countries that are bordering Oman. तो यहाँ पे ओमान है, right? ओमान के सराउंडिंग है ये क्या, UAE, दूसरा है सऊदी अरेबिया, एंड यहाँ पे भी एक कंट्री है विच इज दिस कंट्री, येमेन, ठीक है, ऑलराइट। एंड यहाँ पे वी हैव द पर्शियन गल्फ, ओके, द गल्फ ऑफ ओमान, द पर्शियन गल्फ यहाँ पे है। सो दिस इज विद रिगार्ड टू दिस, एंड अरेबियन सी, तो यहाँ पे जो पानी यहाँ पे लगता है, ऑफ कोर्स इंडिया इस साइड पे लगता है इसका। सो दिस इज विद रिगार्ड टू ओमान एज वेल। And now let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल हम देखते हैं, it is with regard to UNESCO. अभी क्यों, क्या न्यूज़ में किसके लिए है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, समझते हैं। So we have the ambassador of UNESCO, जिनका नाम है विशाल शर्मा, ठीक है। ये एम्बेसडर है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द यूनेस्को, ऑफ इंडिया टू द यूनेस्को। सो ही इज रिप्रेजेंटिंग अस इन यूनेस्को, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने विजिट किया था एक टेम्पल, उस टेम्पल का नाम है रुद्रेश्वरा टेम्पल, या जिसको हम रमप्पा टेम्पल ही कहते हैं। तो ये टेम्पल का फोटो है, और ये टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है। नाउ यू कैन एक्सपेक्ट सर्टेन क्वेश्चंस टू कम, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेम्पल लोकेटेड है तेलंगाना में। Now, who is Vishal Sharma? As we said, he is a permanent ambassador, but he's also has some special post also. जैसे कि he has been the chair, he served as a chair of UNESCO World Heritage Committee, जो 46 सेशन हुआ था, जो इंडिया में ही हुआ था। उसके अलावा he is the first Indian to hold the post of the chair of the World Heritage Committee, ठीक है। तो पहला ऐसा इंडियन टू बी द चेयरिंग सच अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कमिटी है विद रिगार्ड टू आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स की प्रेजर्वेशन के लिए, राइट। तो उन्होंने इंडिया का पहला रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो है विशाल शर्मा। इनफैक्ट इन्होंने जब रिसेंटली एक समिट हुआ था, द 20th समिट, 20th सेशन विद रिगार्ड टू सेफगार्डिंग इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ना अ फ्यू डेज अर्लियर मैंने बताया था कि दिवाली जो है इट इज कंसिडर्ड एज अ न्यू एडिशन टू द इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी कि कितने टोटल इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, 16 है। तो दीपावली या दिवाली इज द 16th सच इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो लिविंग ट्रेडिशंस हैं, राइट। लाइक एग्जाम्पल्स दूसरे हमने देखा था, योगा,
Kumbh Mela. Now these are like practices or these are like traditional crafts, right? So these are not with something that you can touch, है ना. ये क्या है, अलग अलग डांस फॉर्म्स हो सकते हैं, म्यूजिक फॉर्म्स हो सकते हैं, फेस्टिवल्स हो सकते हैं जो कम्युनिटी कोलैबोरेशन और सब प्रमोट करता है. सो दीपावली हैज बीन द 16th such edition. Now question to you is, फर्स्ट वाला इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन सा है इंडिया का, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. ओके, सो नाउ व्हाट इज द केस हियर. जैसे मैंने कहा, विशाल वी शर्मा जो है ये रमप्पा टेम्पल आए हैं, और रमप्पा टेम्पल क्या है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. अभी आप सोच रहे होंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है. ये जो साइट्स हैं जो हम प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं, बिकॉज उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक कोई मीनिंग होता है या कल्चर एसोसिएट होता है, तो उसको आगे के फ्यूचर के जनरेशंस को बताने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, दे हैव क्रिएटेड अ डिनोटेशन कॉल्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ओके, तो इंडिया में ऐसे कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? वी हैव अ टोटल ऑफ 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. कितने टोटल है? 44 ऐसे साइट्स हैं. और ये जो रमप्पा टेम्पल है, दिस इज ऑल्सो अ यूनेस्को साइट जो 2021 में डिनोट किया गया था. नाउ क्वेश्चन टू यू अगेन, 2025 में यानी कि रिसेंटली हमारा 44th साइट डिसाइड हुआ था. सो कैन यू टेल मी विच इज द 44th यूनेस्को, यानी कि द लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज, ये रमप्पा टेम्पल क्या है. ओके, तो रमप्पा टेम्पल को जो ये रिव्यू कर रहे हैं, उनका कंजर्वेशन देख रहे हैं, एंड दिस इज मेनली द कंजर्वेशन एफर्ट्स आर मेनली टेकन बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो मेन बॉडी होती है जो यूनेस्को के साथ कोलैबोरेट करती है विद रिगार्ड टू मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट होती है दैट इज तेलंगाना इन दिस केस. नाउ वील अंडरस्टैंड अबाउट द रमप्पा और द रुद्रेश्वरा टेम्पल जो तेलंगाना में है. तो ये जो टेम्पल इसीलिए यूनिक है बिकॉज इसका जो नाम है इसके स्कल्प्टर पे बना था. मतलब द वन हु स्कल्प्टेड दिस टेम्पल इज द वन दैट गेव इट और कॉल हैज इट्स नेम. सो इट्स नेम्ड आफ्टर, उनका स्कल्प्टर का नाम है रमप्पा. ओके, इनके चीफ जो स्कल्प्टर हैं, जो आर्किटेक्ट जिसे हम कहते हैं. सो ये जो डायनेस्टी, किस डायनेस्टी के टाइम पे बनी थी, दिस वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ककातिया डायनेस्टी, ककातिया एम्पायर, जो 1213 AD में आई थी. सो दिस वाज अंडर विच किंग, द गणपति देवा, King Ganapati Deva. Now this is some intricate facts that you have to remember, right? Now यहाँ पे we see which is the main deity, जो major God जिसको worship किया जाता है, the name is Lord Ramalingeshwara Shiva, जो एक form है of Shiva. यहाँ पे हम देखते हैं इनका आर्किटेक्चर बड़ा यूनिक है. जैसे कि हम देखते हैं सैंडबॉक्स टेक्निक. ये सैंडबॉक्स टेक्निक क्या है? ये आप एक फाउंडेशन क्रिएट करते हो फिल्ड विद सैंड, लाइम, जैगरी, ठीक है, एक मिक्सचर बनाते हो, एंड जिसके ये यूनिक इसीलिए बिकॉज ये अर्थक्वेक भी आए तो कुछ भी नहीं होगा, इट्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंस. सेकेंडली, फ्लोटिंग ब्रिक्स. तो बहुत सारे ऐसे लाइट वेट ब्रिक्स है, डोलोमाइट जिसको कहते हैं, ठीक है, इसके लिए ये यूज किया है. सो मेक्स इट वेरी लाइट, इट मेक्स इट वेरी रिजिलियंट. द थर्ड इज द कार्विंग्स. यहाँ पे जो भी कार्विंग्स जो स्कल्प्टर ने बनाए, रमप्पा ने बनाए हैं, बहुत ही इंट्रिकेट है, बहुत ही डिटेल्ड है. सो दैट इज व्हाट इज ऑल्सो शोइंग अबाउट द ग्रेट प्रेस्टीज ऑफ दिस टेम्पल. 6 foot हाई स्टार शेप प्लेटफॉर्म के ऊपर बना है. यू सॉ द पिक्चर इन द फर्स्ट स्लाइड, एंड हम देखते हैं कि ये यूनेस्को साइट एज वी सॉ 2026 में बना था, राइट? इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट शोज अबाउट द ककाटिया डायनेस्टी, इट शोज अबाउट द इंट्रिकेट कार्विंग्स, it talks about art and culture, and of course the unique name given to it because of its sculpture. ये कोई दूसरे temples में हमने नहीं देखा है. So that is why this has some unique characteristics, right? तो ये था रमप्पा टेम्पल के बारे में. Let us now proceed to the next article. अगला आर्टिकल जो है it is with regard to the higher education bill. तो मैंने सैटरडे के दिन में बताया था आपको, okay, कि we have this bill. So I must have told you कि ये पास हो चुका है. No, this has not been passed yet. ये अप्रूव बस हुआ था कैबिनेट के पास, और कैबिनेट के बाद, ओके, सो कैबिनेट जो है फर्स्ट डिसाइड्स कि क्या होना चाहिए. Now whenever cabinet decides or a minister is giving or deciding on the bill, इस बिल को हम बोलते हैं गवर्नमेंट बिल, ठीक है. लेकिन अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ये प्रपोज नहीं किया, कहीं दूसरे मेंबर ने प्रपोज किया, हु इज नॉट अ मिनिस्टर, उस बिल को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है. बट नाउ एज आई टोल्ड यू,
कैबिनेट ने अप्रूव किया है, राइट, दैट मीन्स इट हैज टू बी अ गवर्नमेंट बिल. इज दैट क्लियर? तो ये जो होता है, जो कोई मिनिस्टर नहीं होता है, इनको हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं. जैसे कि रिसेंटली सुधा मूर्ति, ना शी इज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, उन्होंने बिल प्रपोज किया था फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, राइट, बिकॉज बट शी इज नॉट अ मिनिस्टर, सो दैट मेक्स इट अ प्राइवेट मेंबर बिल. इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड कि ये कैबिनेट ने अप्रूव किया, कैबिनेट के बाद ये जाएगा डिस्कशन एंड वोटिंग के लिए वेयर इन द पार्लियामेंट. तो अभी क्या चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है ऑफ द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट फिर यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा इसको पास करेगा एंड देन यू विल रिक्वायर द असेंट. किसका असेंट चाहिए? प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए. तो प्रेसिडेंट का असेंट मिलते ही दिस बिल विल बी passed. This bill will be passed. So let's understand about some more. इस आज के आर्टिकल में यानी इंडियन एक्सप्रेस एंड इन द हिंदू you find a little more detailed analysis of this bill. So we are going to be discussing this bill once again. Okay. So what is the name of the new bill? पहले नाम था हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन इसको हमने क्या किया, चेंज किया है, नाम चेंज किया है. What is the new name? It's called as विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल. ओके, अधिष्ठान बिल. सो यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा फॉर वोटिंग इन द पार्लियामेंट, बोथ इन द लोकसभा एंड इन द राज्यसभा. एंड हम देखेंगे इसका एम है कि जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए ये बिल बनाया गया है. इट ऑल्सो अलाइंस विद आवर एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का. इट ऑल्सो अलाइंस विद दिस पर्टिकुलर framework. So let's quickly understand some important provisions given under this bill. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 मेंबर्स ओके का ये बॉडी होगा. ये जो कमीशन जो बनाएंगे ये 12 मेंबर बॉडी होगा एंड दे विल बी कॉल्ड एज द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान. ठीक है. नाउ ये जो है इट विल हैव 3 काउंसिल्स अंडर दिस बॉडी. व्हिच आर द 3 काउंसिल्स? एक है विकसित भारत विनियामन परिषद, विकसित भारत गुणवत्ता परिषद एंड तीसरा है विकसित भारत मानक परिषद. ओके, सो दीज आर द वर्ड्स. अगेन डू यू हैव टू रिमेंबर? यस, यू हैव टू बाय हार्ट इट. ठीक है. तो मानक जो है स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए. सो अर्लियर वो जो नाम था वाज विद रिगार्ड टू ग्रेटर एजुकेशन काउंसिल, जो जनरल एजुकेशन काउंसिल था, एक्रेडिटेशन काउंसिल था, है ना, वो नाम थोड़े इजी थे, बट ये नेम चेंज किए हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स. सो मानक मतलब स्टैंडर्ड्स याद रखना. ठीक है. स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी वो है मानक परिषद. फिर है गुणवत्ता. गुणवत्ता परिषद जो है वो एक्रेडिटेशंस यानी कि जैसे मैंने कहा था जो रैंकिंग्स देती है, ए रैंकिंग, बी रैंकिंग, डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड योर कॉलेज इज, डू यू हैव द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, डू यू मीट द नेसेसरी स्टैंडर्ड्स, तो आपको यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग मिलती है. तो ये रैंकिंग देने वाली यूनिवर्सिटीज कौन सी होगी? इट विल बी कॉल्ड एज दिस बॉडी कॉल्ड एज गुणवत्ता परिषद. फिर तीसरा है विनियामन परिषद. विनियामन परिषद जो है ये रेगुलेट करेगा. ओके, इट इज लाइक द ओवरव्यूइंग ऑल द बॉडीज दैट आर देयर, universities that are there. Okay, so the whole regulator is called as Viniyaman. यहाँ पे each of these bodies okay will have up to 14 members. Okay, तो ये जो 3 हम देख रहे हैं up to 14 members, but ये जो main body हमने पहले देखा था umbrella वाला commission will have 12 members. Is that fine? Now यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 with regard to bodies are subsumed under this VBSE. कौन से 3 बॉडीज हैं? एक है UGC, NCTE एंड AICTE. ओके, तो UGC दैट्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. ओके, जो पहले रेगुलेट करती थी यूनिवर्सिटीज को, ग्रांट्स देती थी, राइट. उसके अलावा वी हैव द NCTE विच इज द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. सो टीचर एजुकेशन के लिए सेपरेट एक दूसरी बॉडी होती थी, तो ये अभी नहीं होगी, ये बस VBSE के अंदर मैनेज होगा. एंड फाइनली AICTE, that's All India Council for Technical Education. So with regard to engineering or stuff, AICTE देखता था, तो अभी AICTE will not be there, it will be mainly this body. ठीक है. So these 3 bodies have been replaced by which one? We have the VBSA, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान. Now यहाँ पे we'll see that जो grants UGC का काम था grants देना,
तो ये अभी जो है इट इज मेनली गोइंग टू बी डन बाय, ग्रांट्स कौन देगा, ग्रांट्स कौन मेंटेन करेगा यूनिवर्सिटीज को, दैट विल बी द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर का नाम यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, अगेन वी हैव सीन कि क्वेश्चंस आए हैं क्लैट में कि मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन का बताओ, तो इसीलिए वी विल इंश्योर कि बाय द टाइम ऑफ योर एग्जाम you will be able to know all your ministers responsible so that you will at least ये mark तो है, आप miss नहीं करोगे. So let's understand today Minister of Education का नाम. Use the comment section to answer. Okay. Let's proceed to understanding some more important objectives. So यहाँ पे हम देखते हैं objective क्या है, क्यों ये bill लेके आ रहे हैं. Because हम चाहते हैं कि हमारा excellent universities हो, excellent in teaching, in learning, in promotion of research and innovation. Further better coordination, uniformity maintain हो, इसीलिए ये बिल हम लेके आ रहे हैं. तो याद रखना कि ये बिल किसके लिए अप्लाई होगा, जो हमारे सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओके, इन पे ये एप्लीकेबल होगा. जो इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस हैं, राइट, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आर्किटेक्ट्स एजुकेशन, नेशनल इंपॉर्टेंस या एमिनेंस वाले जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और सब IITs और सब, इसको ये ओवरसी करेगा. नाउ रिमेंबर देयर आर सम इंस्टीट्यूट्स और सम सेक्टर्स दैट डोंट कम अंडर दिस. व्हिच आर दे आर मेडिसिन. ओके, तो मेडिसिन में डेंटिस्ट्री और सब भी, ठीक है, नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, ये सब, वेटनरी साइंसेस, ये सब नहीं आएंगे. अलॉन्ग विद दैट लॉ, ओके, ये भी नहीं आएगा. सो बेसिकली लॉ, फार्माकोलॉजी, डेंटिस्ट्री, मेडिसिन, वेटनरी साइंसेस, ये सब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देंगे. सो दे आर एग्जेम्प्टेड. ओके, नाउ फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड ग्लोबल आउटरीच भी होगा. सो द मेन एम ऑफ दिस एक्रेडिशन, ओके, जो देने वाला जो बॉडी है, ये क्या करेगा, ये प्रॉपर फॉलो करेगा जो बाहर दूसरे कंट्रीज फॉलो करते हैं. ओके, सो दैट वी गेट ऑल्सो फंड्स और सब मिले, स्टूडेंट एक्सचेंज और सब हो. सो दैट इज़ व्हाट द मेजर एम इज़ कि हम हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस, जैसे कि दूसरे कैंपसेस यहाँ पे होते हैं, हमारे कैंपसेस पे भी वहाँ पे होना चाहिए. सो दैट इज़ वेयर वी आर फाइंडिंग कि मोर इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, जो ऑपरेट करना चाहते हैं इंडिया में. इसीलिए जो फ्रेमवर्क बनाएंगे दैट विल बी अलाइनिंग विद outside countries, right? तो ये और important information हम देख रहे हैं. So let us see if the bill will be passed or not. Let us now proceed to the next article, and this is with regard to the new insurance bill. Okay, तो ये भी अभी tabled होगा इस बार की winter session में in the parliament. Let us see some important provisions mentioned in this bill, and this bill has been कैबिनेट ने अप्रूव किया, मतलब दिस इज अगेन अ गवर्नमेंट बिल, राइट. ये हम देखते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन. ओके, सो शी हैज इंट्रोड्यूस दिस इन द बिल इन द पार्लियामेंट. सो लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. इस बिल का नाम क्या है? इस बिल का नाम होगा सबका बीमा सबकी सुरक्षा, सबकी रक्षा. ओके, वंस अगेन, सबका बीमा सबकी सुरक्षा, सबकी रक्षा. नाउ दिस इज मेनली इंश्योरेंस लॉ का अमेंडमेंट 2025 का है ये. दिस हैज बीन अप्रूव्ड एज वी सी, एंड अभी ये टेबल्ड होगा पार्लियामेंट में. ये क्या करना चाहता है? दिस वांट्स टू रिवैम्प द इंश्योरेंस फ्रेमवर्क, राइट. इंश्योरेंस फ्रेमवर्क तो आपको पता है दैट इज लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, राइट. तो इसको ये प्रॉपर जो स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स, जो अलग अलग मल्टीपल लॉज हैं, इसको सब्ज्यूम करके दे विल प्रॉब्ली गेट वन सिंगल लॉ, right? So which are the laws जो वो amend करेंगे? The laws that will be amended is Insurance Act of 1938, Life Insurance Corporation of 1956, and the IRDAI, which is the Insurance Regulatory Development Authority of India. Okay, ये जो body है इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये हैदराबाद में है. इसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है. तो मेन एम ऑफ दिस सबका बीमा सबकी रक्षा इज मेनली टू मॉडर्नाइज, कवरेज बढ़ाना, ताकि बहुत ज़्यादा लोग इंश्योरेंस ले. ओके, प्रॉपर रेगुलेटरी ओवरसाइट, ओके, ताकि नोबडी कैन ड्यू पीपल विद रिगार्ड टू इंश्योरेंस. मेक द इंश्योरेंस, जैसे कि इंश्योरेंस तो लेते हैं लोग, बट उसको क्लेम करने के लिए जो मेहनत लगती है ना,
तो ये सब जो होना नहीं चाहिए, इट शुड बी लाइक ऑन जस्ट बाय, जैसे एक्सीडेंट हुआ एंड यू नो यू गो टू द हॉस्पिटल, यू हैव एन इंश्योरेंस बट वो बहुत टाइम ले रहा है उसको प्रोसेस करने में, यू नो, या बहुत दिनों के बाद फिर इंश्योरेंस मनी मिलता है. सो ऑल दैट जो है, जो भी प्रॉब्लम्स है, इसको ये खत्म करना चाहता है ये नया बिल. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम मेजर प्रोविजंस गिवन अंडर दिस बिल. मेजर प्रोविजंस जैसे कि दिस बार फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेन प्लेयर्स इंश्योरेंस मार्केट में एस्टैब्लिश कर सकते हैं. सो वी आर अलाउिंग 100% FDI. पहले सिर्फ 74% हुआ करता था, नाउ वी आर इंक्रीजिंग इट टू 100%. इससे क्या क्या बेनिफिट होगा? इससे हम इन्वेस्टमेंट यानी पैसे आएंगे, राइट. सो वी सी दैट लॉन्ग टर्म फॉरेन कैपिटल आएगा, we'll have technology transfer, competition बढ़ेगा because now we will have more players in the market, right. इससे क्या होगा, जो यूजर है they will have the option to choose the best. इससे क्या होगा, I will as a consumer will get the best insurance product, है ना. I will get the best service because अगर मुझे पता है कि ये मुझे अच्छा सर्विस नहीं देगा, I will move to B. So there the providers will be compelled to give better services to me. Further, insurance penetration, ताकि बहुत लोग, है ना, इंश्योरेंस ले सकते हैं. अदरवाइज व्हाट इज हैपनिंग करेंटली, ओनली अ फ्यू चंक ऑफ पीपल आर मेनली हैविंग इंश्योरेंस, राइट. तो ये अलाउ करेगा फॉर अदर्स ऑल्सो टू ऑप्ट फॉर इट. करेंटली पता है इंडिया में कितने इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनीज अगर हम देखें 70 है, whereas बाहर we see about 10,000 globally. So this is going to have an increased inflow of the insurance and the insurance market strengthen करेगा. The second point हम देखते हैं फॉरेन री इंश्योरर्स. सो एक प्रॉपर SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे उनके लिए. बिफोर वी सी दैट इफ यू हैव अ फंडिंग ऑफ अबाउट 5,000 करोड़, ठीक है, ये नेट ओन्ड फंड होने चाहिए थे, बट अभी इसको रिड्यूस किया है ताकि आउटसाइड प्लेयर्स को ला सके. सो नाउ इट इज ओनली 1,000 करोड़. क्लियर? The aim is so that new and smaller reinsurers can come, domestic reinsurers जो है ये भी build करें. So that is where we are allowing more such players to come into the market. The next initiative that we find is, next provision that we find is more powers दिए जाएंगे to the regulatory authority. जैसे मैंने कहा कि this particular body was created in the year 1999, ठीक है, 1999 हैदराबाद इज व्हाट आई सेड. तो ये क्या करता है, जैसे सेबी करता है फॉर मार्केट एक्सचेंज, राइट, स्टॉक मार्केट्स आपका सेबी करता है. ओके, बैंक्स के लिए RBI होता है. तो एक रेगुलेटरी बॉडी होती है फॉर इंश्योरेंस ऑल्सो, एंड दैट इज डन बाय द IRDI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो ये जो बॉडी है इसको ज़्यादा पावर्स देंगे, ठीक है, एनफोर्समेंट के लिए ज़्यादा पावर्स मिलेगा इसको. वन टाइम रजिस्ट्रेशन, स्ट्रिक्ट सिंपल कंप्लायंस भी होगा. सो वन टाइम यू कैन रजिस्टर एंड यू कैन गेट विद रिगार्ड टू इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज को भी आसान होगा इफ दे वांट टू सेट अप देयर मार्केट्स. फर्दर गवर्नेंस अपग्रेड्स यानी कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे फॉर रेगुलेशन मेकिंग, क्राइटेरियाज देंगे, और अगर आपने क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया तो पेनल्टीज भी लगेंगे. सो क्लियर क्राइटेरिया फॉर पेनल्टीज, इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बनाई रहेगी. द नेक्स्ट एस्पेक्ट हम देखते हैं जनरल ऑपरेशन, LIC. ओके, द मोस्ट कॉमन हम देखते हैं द पब्लिक सेक्टर में हम देखते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली जो LIC है, ओके, तो इनको यहाँ पे फ्रीडम दिया जा रहा है टू सेट अप जोनल ऑफिसेस. इनको यहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है. फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी टू रीस्ट्रक्चर ओवरसीज ऑपरेशंस, ओके, जैसे कि दूसरे कंट्रीज में भी वो एस्टैब्लिश कर पाएँ. सो नॉट ओनली आर वी गेटिंग फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, बट ऑल्सो अलाउिंग और मेकिंग इट ईजी फॉर इंडिया टू ऑपरेट आउटसाइड, राइट. तो ये जो है इट विल मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव, ग्लोबली हम रिस्पॉन्सिव भी होंगे. सो दीज आर द पॉजिटिव्स दैट वी सी ऑफ द न्यू बिल. लेट अस नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल हम देखे हैं with regard to the OBC list. Let's understand the context first कि ये न्यूज़ में क्यों है, and then we'll understand about some more important static information, right? तो यहाँ पे हम देखते हैं why are OBC lists in Bengal being scrutinized. So as you can see, जो NCBC है, which is the National Commission for Backward Classes, इन्होंने कहा कि ऐसे कुछ 37 communities should not be in the OBC list. OBC क्या है? The other backward classes. Okay, now other backward classes, of course, they get some % of reservation,
अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, अगर आप एजुकेशन सेक्टर की बात करें, दे गेट विद रिगार्ड टू सम रिजर्वेशन. तो अगर आप इन कम्युनिटीज को इस ग्रुपिंग से हटाओगे, दे विल नॉट गेट द बेनिफिट्स दैट दे वर गेटिंग अर्लियर. ओके, तो बंगाल में स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि 37 कम्युनिटीज, ओके, 37 कम्युनिटीज में मोस्ट ऑफ देम की बात करें वो मुस्लिम कम्युनिटीज, 35 वर मुस्लिम कम्युनिटीज, 2 वर द लोअर कास्ट से लोअर कास्ट कम्युनिटीज विद रिगार्ड टू हिंदुइज्म. सो इसीलिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए. ठीक है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए कि why are we doing, स्पेशली अगर आप देखोगे इट इज अलाइनिंग विद द इलेक्शंस दैट आर कमिंग. इलेक्शंस कब आ रहे हैं वेस्ट बंगाल में? 2026 में हम देख रहे हैं इलेक्शंस होने वाले हैं इस अगले साल. सो नाउ ये रिकमेंडेशन तो किया है एनसीबीसी ने, अभी ये पार्लियामेंट में डिस्कस होगा. ठीक है, पार्लियामेंट में डिस्कस होके ही फिर ये डिसाइड होगा कि इनको हटाना है या निकालना है. तो करेंटली हम देखते हैं प्रोटेस्ट चालू हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट के पास भी प्लीज गई हैं कि ये किसको कैसे ये चेंज हो रहा है. ओबीसी क्लासिफिकेशन जो भी है ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस हो रही है. सो अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या इनको हटाएंगे या इनको नहीं हटाएंगे. सो लेट्स क्विकली नाउ सी विद रिगार्ड टू एनसीबीसी के बारे में, एंड विल ऑल्सो सी कि वाई वर दे इंक्लूडेड पहले. तो अभी इंक्लूडेड है, पहले इंक्लूडेड अभी इंक्लूडेड है, बट क्यों इंक्लूड किए गए हैं ये पहले देखते हैं. सो फर्स्टली वी सी इन 2010 वेस्ट बंगाल का जो स्टेट कमीशन है, इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे कुछ 46 कम्युनिटीज हैं विच आर सोशली बैकवर्ड, विच आर एजुकेशनली बैकवर्ड, अंडर रिप्रेजेंटेटिव है इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड सो, तो इनको इसीलिए देना जरूरी था. राइट, तो दैट इज वाई दे वर एडेड इन द लिस्ट. बट हम देखते हैं इसके कारण 37 communities, as I said, were added, okay, in the central OBC list, and this was decided by M.N. Rao. Okay, now यहाँ पे दो कमिटी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करती हैं विद रिगार्ड टू विच आर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन इंडिया. तो वो कम्युनिटी का नाम है सच्चर कम्युनिटी, जो मुस्लिम्स के मार्जिनलाइजेशन के बारे में इन्होंने हाईलाइट किया था 2006 में. एंड 2007 में एक और आई थी विच इज द रंगनाथ मिश्रा कमिटी. ओके, 2007 में आई थी रंगनाथ मिश्रा कमिटी विच अगेन टॉक्ड अबाउट caste discrimination with regard to the Dalit Muslims and Dalit Christians. ठीक है, despite undergoing religious conversion, they used to face marginalization. तो ये दो committees आपको याद रखना है which talked about marginalization in India, Sachar Committee and Ranganath Mishra Committee. तो इन committees को देख के with regard to data देख के we saw that 37 committees were decided to be under OBCs या अदर बैकवर्ड क्लासेस. नाउ यहाँ पे आपको याद रखना है विद रिगार्ड टू एनसीबीसी. अभी ये क्या करती है? एनसीबीसी ने रिकमेंडेशंस जो है ओके दिए हैं मिनिस्ट्री को. कौन सी मिनिस्ट्री को है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. नाउ दिस मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स इज द वन दैट लुक्स आफ्टर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट. ये इनके जो इम्प्लीमेंटेशन होती हैं विद रिगार्ड टू मेजर प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स, ये मिनिस्ट्री देखती है. तो इस मिनिस्ट्री को उन्होंने नोटिफाई किया कि ये देखो ये जो है इनको हटाना, एक्सक्लूड करना है फ्रॉम द लिस्ट. ये लिस्ट फिर देगी टू द पार्लियामेंट एंड अभी तक हम देखते हैं देयर इज नो डिसीजन टेकन. ठीक है, बट अगर उनको पास करना है, यहाँ पे हम देखते हैं दे शुड बी वोटिंग इन द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड है. ओके, नाउ आइडियली 2014 के पहले ही हम देखते हैं ओके इट वॉज ओनली एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल. मतलब अगर तुमने मिनिस्ट्री को दिया, मिनिस्ट्री निकाल सकती थी. बट अभी ये एक अमेंडमेंट आया है 102nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके वजह से हम देखते हैं कि इफ एट ऑल दे वांट टू रिमूव अ कम्युनिटी फ्रॉम द ओबीसी, यहाँ पे पार्लियामेंट वोटिंग करनी चाहिए. इज दैट क्लियर? सो बिफोर इट वॉज जस्ट एक ऑर्डर, एक नोटिफिकेशन पास करके चलो इनको हटा दिया. बट नाउ द चेंज इज सच under the 102nd amendment that you need to vote in the parliament. ठीक है, so this gives further we also say constitutional status, यानी ज़्यादा पावर देता है एनसीबीसी को. कॉन्स्टिट्यूशन से उनको अपने पावर्स मिलते हैं, राइट. एंड ओबीसी लिस्ट जो है इनका पावर्स जो मेकिंग है विद रिगार्ड टू इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, दैट लाइज विद द प्रेसिडेंट. And then for the removal we have the parliament. Let's see some more important key facts with regard to the NCBC, which is the National Commission on Backward Classes. तो ये जो हम कमीशन की बात कर रहे हैं,
ओके ये आया था इनफैक्ट 1993 में, पर 1993 में जब आया था इट वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बिकॉज हम देखते हैं ये लॉ से बना था, ठीक है, इट वाज पार्लियामेंट हु मेड अ लॉ, और उस लॉ के दौरान एक बॉडी बनाई थी, सो इट डिड नॉट गेट लाइक कंप्लीट पावर्स, ओके, बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि यू नीड अ स्पेसिफिक बॉडी, उनको ज़्यादा पावर्स दिया जाए, ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही मिल जाता है, सो दैट इज़ वाई इन लेटर ऑन दे मेड इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और उनको एक आर्टिकल भी डिनोट किया, आर्टिकल 338, ठीक है। तो ये जो चेंज है ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, राइट। तो यहाँ पे व्हाट डज दिस बॉडी डू, दिस बॉडी वर्क करती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी ओबीसीज के वेलफेयर की डेवलपमेंट के लिए, की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो मार्जिनलाइज ना हो, इसीलिए वो काम करती है। तो ये प्रोग्राम्स लेके आती है, रिपोर्ट्स लेके आती है, स्टडी करती है, ताकि वी अंडरस्टैंड दैट यू नो द मार्जिनलाइजेशन दैट दीज कम्युनिटीज फेस, दैट शुड नॉट हैपन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेंबर्स कितने हैं, द कॉम्पोजिशन consist of chairperson, vice chairperson and 3 other members. So we have total of 5 members. A question to you is currently who is the chairperson? In fact यही chairperson ने exclude किया था, 2022 में आए हैं ये chairperson, और इन्हीं chairperson ने अभी बोला है कि exclude करना चाहिए. So you have to tell me what is the name of the chairperson of the NCBC. Now यहाँ पे हम देखते हैं सभी मेंबर्स को अपॉइंट किया, बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, व्हेनेवर इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यू रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट इटसेल्फ अपॉइंट्स, जैसे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, यू टॉक अबाउट यूपीएससी, राइट, ऑल ऑफ देम आर मेनली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सैलरीज एंड यू नो द सर्विस कंडीशंस और सब ये डिटरमाइन भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। नाउ functions and powers we've already seen, okay, investigate करना, monitor करना matters with regard to safeguards with regard to NCBC, right, अगर complaints है कोई communities के लिए तो वो investigate करता है, right, advice करता है कि किन groups को add करो, किस groups को delete करो, या you know ये better हो गए हैं, so that is all in the hands of the this, but again ultimately ये advice ही करता है ना, एडवाइजरी मतलब फाइनल से इनका नहीं होता, ये बस एडवाइस करते हैं, फिर फाइनली इट इज द गवर्नमेंट हु डिसाइड्स कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो दैट वे इट्स देयर इज अ क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑल्सो कि इनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं है। फर्दर पार्टिसिपेट्स विद रिगार्ड टू कि कौन से पॉलिसीज होनी चाहिए, कौन से प्रोग्राम्स होने चाहिए, कोई एक्ट होना चाहिए, ये क्या करती है, ये एडवाइस करती है पार्लियामेंट गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट विल टेक इट फॉरवर्ड। Further, we'll see that it has a power of the civil court, especially while investigating complaints, okay, और अपने जो reports हैं President of India को वो सौंपता है। Now we see that Article 342A, very important, Article 342A of the Constitution कहता है कि it is the President who has the powers to notify कि एक community add होनी चाहिए in the central OBC list or not. स्टेट लिस्ट, जो स्टेट के लिए गवर्नमेंट यू नो जॉब्स और सब के लिए जो रिजर्वेशन डिसाइड करता है या कम्युनिटीज डिसाइड करता है, दैट इज डन बाय द स्टेट यू नो बैकवर्ड कमीशन, ठीक है। सो एसबी जैसे नेशनल कमीशन है फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वैसे स्टेट कमीशन है फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन द स्टेट्स, तो वो स्टेट लेवल पे डिसाइड करता है, बट द सेंट्रल लेवल पे अगर हम देखें दैट इज डन बाय द एनसीबीसी, और हम देखते हैं वो जो डिस्कशन है, जो अपॉइंटमेंट है, दैट इज फाइनली डन बाय द प्रेसिडेंट। सो इफ दे आस्क यू हु इज एम्पावर्ड टू एड अ पर्टिकुलर कम्युनिटी in the scheduled as a OBC or as a scheduled caste, then the answer is the president, okay, under article 342A. but अगर इसी लिस्ट को मुझे मॉडिफाई करना है तो ये सिर्फ पार्लियामेंट के वोटिंग के थ्रू हो जाता है, so that is why it is only the parliament who has the power to modify this list. Is that clear? And the same thing goes by for scheduled caste and scheduled tribes as well. Let us now proceed to the last article of today, and the last article that we have is with regard to NATO. तो NATO जो है ये क्या है पहले ये देखते हैं, then we'll see the context of today's article, right? So यहाँ पे we see that North Atlantic Treaty Organization, this is the full form of this body, okay? ये बना था 1949 में. Now remember, ये जो body है ये treaty के through establish हुआ था, which is called as the Washington Treaty or the North Atlantic Treaty. It has its headquarters in Brussels, Belgium, ठीक है, और ये क्या है, एक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस है, मेनली विद रिगार्ड टू द वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न यूरोपियन एंड यूएस कंट्रीज जो है
ये साथ में इन्होंने ग्रुपिंग बनाया है। फर्दर ये कलेक्टिव डिफेंस के लिए बना था, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोल्ड वॉर अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, राइट। तो जब रशिया एंड द अदर कंट्रीज वर पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में आफ्टर कोल्ड वॉर, बट इनके खिलाफ ये बना था आइडियली। बट कोल्ड वॉर के बाद दिस डिड नॉट डिसमेंटल, सो इट्स स्टिल अ प्रेजेंट एक्टिव ग्रुपिंग। ओके, नाउ इसमें कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं। नाउ यू हर्ड दैट इट इज अ वेस्टर्न कंट्री का ग्रुपिंग, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। एंड द लेटेस्ट मेंबर दैट वी हैव, द 32nd मेंबर इज स्वीडन। ना हम देखते हैं कि मेंबरशिप हम देखते हैं इज मेनली विद रिगार्ड टू द नॉर्दर्न अमेरिका एंड विद रिगार्ड टू यूरोपियन कंट्रीज। ओके, फर्दर ये जो है अभी स्लो एंड स्टेडी, पहले वेस्टर्न था बट स्लोली ईस्टर्न भी हो रहा है, इज व्हाट रशिया इज थिंक्स इट्स अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन कि ये नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लमैटिक है ये, ठीक है। फर्दर जो वोटिंग और सब होता है इट हैपन्स बाय कंसेंसस, डजंट मैटर कि आपका पॉपुलेशन कितना है, ये ईच कंट्री गेट्स अ वोट एंड देन द इम्पॉर्टेंट लॉज और रेजोल्यूशंस आर पास्ड। नाउ एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इस पर्टिकुलर ग्रुप में कॉल्ड एज द आर्टिकल 5। अंडर दिस आर्टिकल ये लिखा गया है कि armed attack against one member is considered as an attack against all the members। तो अगर तुमने मुझे मारा तो ये जो थप्पड़ है इट विल बी कंसिडर्ड एज विद रिगार्ड टू सबके लिए, ओके, जो मेरे पूरे टीम है, मेरे मेंबर्स हैं, इट विल कंसिडर्ड एज ऑल स्लैप टू ऑल माय मेंबर्स। ओके, सो एन अटैक टुवर्ड्स मी विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक टू एवरीबडी ऑफ दिस ग्रुप। सो दैट इज वाई वी सी कि एक ही बार इसको इन्वोक किया गया है इन टर्म्स ऑफ 9/11 जो टेररिस्ट अटैक हुए थे 2001 में यूएस में, राइट। सो द 9/11 अटैक्स के कारण जब हम देखते हैं ये आर्टिकल 5 इन्वोक किया गया था एंड द कंट्रीज कंसिडर्ड एज अ वॉर अगेंस्ट देमसेल्व्स एज वेल। सो नेटो क्या यूक्रेन, अभी आज का आर्टिकल की कॉन्टेक्स्ट की बात करें, यूक्रेन जो है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द नेटो, ठीक है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो। हाउएवर नेटो ने हमेशा सपोर्ट किया है यूक्रेन को इन इट्स फाइट विद रशिया। So you see that military aid, training, intelligence sharing, इसके थ्रू उन्होंने हेल्प किया बट डायरेक्ट वॉर नहीं किया, okay? So here we see that यूक्रेन चाहता है कि वो नेटो का पार्ट बने, okay? And it has also been mentioned in its own constitution, but रशिया ये अपोज कर रहा है। रशिया has strongly opposed with regard to the NATO membership, क्योंकि वो देखता है कि this is obviously a threat to them, right? A strategic threat against them, a security threat against them. So Ukraine must renounce NATO missions. ये रशिया का कहना है, व्लादिमीर पुतिन का कहना है। It should not expand eastwards NATO, and no NATO troops, okay, should have like power or significance. So यहाँ पे ज़ेलेंस्की जो हम देखते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ये कहते हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है, ही इज सेइंग नेटो जो है उसका जो एम था टू ज्वाइन, ओके, इट इज ड्रॉपिंग एज टॉक्स इन बर्लिन कमेंस। तो बर्लिन में इनका कॉन्फ्रेंस होने वाला है एंड यहाँ पे ही इज सेइंग दैट ही डज नॉट वांट टू बी अ मैन। नाउ यू नो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, देयर वाज अ क्वेश्चन कि आप व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं इनका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में। सो यू शुड बी ऑल्सो सीइंग द नेम्स व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर, दैट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस व्हेन यू रीड अ न्यूज़पेपर बिकॉज यू आर मोर अवेयर, ओके, एज टू पहले आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, दिस विल बी लाइक अ सेकेंड रिविजन टू यू व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो। तो इससे क्या होगा, जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ है, बिकॉज यू मस्ट हैव हर्ड कि कल एलेट एग्जाम था, ALET exam was difficult with regard to GK, right? But of course, all the sections can't come easy. So my plea to you here is, okay, now how do I prepare for the exam, especially if you're a student who's attempting the exam next year with regard to CLAT or ALET? Read the newspaper, ठीक है? I always urge, please read the newspaper. इससे क्या होगा, एक तो है आपको reading speed, because your exam demands, okay, you be good at reading, especially when it comes to reading comprehension, when it comes to logical reasoning, legal reasoning, right? तो यहाँ पे आप देखते हो कि reading जो है matter करता है. So reading does help. So read with regard to your newspaper and then come to watch the video, because that will help you also to register more points कि हाँ याद है मुझे सर या मैम ने ये टॉपिक किया था, है ना, ये भी मैंने पढ़ा है, and some background information also that I've got.
So that is why newspaper reading is important, and this is with regard to our today's discussion of the daily news analysis. Don't forget to watch the next video where I'll be discussing about the 20 GK questions from CLAT perspective. Thank you so much for watching.